तो कैसे हैं आप लोग, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सभी लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और हम करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो कंपनी होती है इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है वो हम जानेंगे, और उसे अल्टर कैसे करते हैं वो भी हम जानेंगे आपके स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी, सुना है सर, सुना है। ऑडियो लेवल चेक 1 2 3, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सेक्शन नंबर 5 से बात करेंगे अपन लोग, और सेक्शन नंबर 5 आ रहा है यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, उसमें आपका सेक्शन 2 क्लॉज 5 बोलता है आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। ये तो वही बात हो गई जो मेमोरेंडम के केस में बोलता था, सेम जो है आर्टिकल के केस में बोलता है कि जो आपने बनाया है या अल्टर किया है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। बट होता क्या है उसके अंदर, फिर नीचे लिखते नहीं, देखो, एक्चुअली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये बात है, कंपनी के अंदर के रूल्स रेगुलेशन जो शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स हैं, आपस में जो तय करते हैं, किसी चीज को करने का प्रोसीजर निर्धारित करना है, वो सारी जो इंटरनल रूल्स रेगुलेशन होती है वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती है। सेक्शन 5 बोलता है, सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड द कंटेंट एंड मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें ये सारी बातें लिखी है कि उसमें क्या क्या चीजें लगभग आती है, उसके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है। हालांकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको इन टेबल्स में मिल जाएगा जो आपने यहां पर देखी थी, टेबल FGHIJ। अलग अलग टाइप की कंपनीज का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट गिवन है, और अगर आपके आर्टिकल में कोई भी चीज जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती तो माना जाएगा कि जो इन स्टैंडर्ड आर्टिकल्स में चीजें लिखी है वो आप पर अप्लाई करती है। ये हम आगे करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती है रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को मैनेज कैसे करोगे उसके जुड़े हुए जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो यहां पर आते हैं। जैसे कि CEO को अपॉइंट कैसे करोगे, मैनेजर को अपॉइंट कैसे करोगे, सेक्रेटरी अपॉइंट कैसे करोगे, फलानी चीजें अपॉइंट कैसे करोगे, शेयर्स के राइट वेरिएशन में कैसे लेकर आओगे, फलानी चीजें होती हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, कुछ करना है, वो सारी बातें यहां पर होती हैं। अगर आपको याद होगा जो हमने बात करी थी प्राइवेट कंपनी के केस में, उन्हें अपने शेयर के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है, तो वो बात भी जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। वो बात भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है सर। और बताओ सर, और बताओ, बस यही बताना है और क्या बताना है। उसके बाद लिखा है, सेकंड पॉइंट आ रहा है, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स। द आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। However, company may also include such additional matters in its articles as may be considered necessary for its management. तो कंपनियों की मैनेजमेंट जो है उससे जुड़े हुए जो रूल्स बनाने हैं कंपनी को, उसके लिए कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेस डाल सकती है और बातों को लिख सकती है। हालांकि जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, स्टैंडर्ड मैटर्स हैं, वो इन टेबल्स में गिवन है, टेबल FGHIJ, यही है ना, FGHIJ, हाँ जी यही है। अलग अलग टाइप की कंपनीज की अलग अलग टेबल्स बनी है, फॉर्मेट बने हैं। सोच रहा था आपको दिखा दूं, फिर मैंने सोचा कि कुछ जो है मेरे पास जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो नहीं दिखा सकता। और जहां तक बात इन टेबल की है वो मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप गूगल पे इन टेबल को सर्च करिए और स्टैंडर्ड फॉर्मेट की स्टडी करिए। कॉपी में नोट्स मत बनाइएगा उस चीज़ के, सिर्फ देखने के लिए, समझने के लिए गूगल पे टाइप करके ज़रूर सर्च करिएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है। तो आगे का पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। यहां लिखा है एंट्रेंचमेंट, यानी कि अगर आप किसी चीज को, किसी चेंज को करने के लिए डिफिकल्टी पैदा करना चाहते हैं उसे बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। यूजुअली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बदलाव ला सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसका मतलब होता है कि अगर मेंबर्स 75% से ज्यादा एग्री करते हैं उस चेंज के लिए तो उसको बोलते हैं अल्टरेशन, और उसे बोलते हैं आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। पर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होंगे उनका क्या होगा,
उन माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए भी तो राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसीलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट के क्लॉजेज लगाए जा सकते हैं और कोई भी चीज को चेंज करना है उसे मोर प्रोटेक्टिव बनाया जा सकता है। इसका उदाहरण नीचे आएगा, पर पहले यहां यह बताया हुआ है कि आप एंट्रेंचमेंट को कंपनी जब फॉर्म हो रही है, कंपनी जब बन रही है तब आप लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज लगा सकते हैं, जिससे कि कोई भी बदलाव करना इतना आसान ना हो, बल्कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनकी भी परमिशन लेनी पड़े। हालांकि स्पेशल रेजोल्यूशन तो जो है उसमें तो 75% लोग भी एग्री करेंगे तो काम हो सकता है। तो यानी कि अगर 25% जो है 24% लोग जो एग्री नहीं कर रहे हैं, क्या उनके राइट्स की कदर नहीं होनी चाहिए क्या कुछ डिसीजन में? क्या उसके लिए हम कोई और एक्स्ट्रा प्रोविजन आर्टिकल्स में नहीं डाल सकते क्या? द आंसर इज डाल सकते हैं, और उन प्रोविजंस को बोलते हैं एंट्रेंचमेंट, मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। कंपनी जब खुलती है, कंपनी जब फॉर्म होती है, उस टाइम आप ये क्लॉजेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अगर उसके बाद आप करना चाहते हैं, उसके बाद यानी कंपनी बनाई, एंट्रेंचमेंट का कोई क्लॉज आपने नहीं डाला, जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं वो आपने नहीं डाले, और उसके बाद आप कुछ और रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी के केस में आपको सभी मेंबर्स की रजामंदी लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप वो क्लॉज को डाल सकते हैं। और पब्लिक कंपनी के केस में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर आप उस क्लॉज को डाल सकते हैं। बाकी सभी केसेस में फॉर्मेशन के टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने फॉर्मेशन के टाइम डाला है, सभी लोग एग्री करते हैं, तभी डाल पाओगे फॉर्मेशन के टाइम, उस केस में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जब भी आप एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो रजिस्ट्रार को आप नोटिस देंगे, रजिस्ट्रार को जो है नोटिस देंगे, ताकि वो भी चेंजेस कर पाए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और अपने डॉक्यूमेंट्स में उसको अपडेट कर पाए। ये जो होते हैं आर्टिकल्स, इंटरनल रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कभी भी पूछा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट टेबल्स में गिवन है। एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन इसमें लगाए जा सकते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये 3 बातें आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कौन सी 3 बातें बोली मैंने? 3 बातें ये बोली, आर्टिकल्स में इंटरनल रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है, जो टेबल मैंने ऊपर दिखाई आपको, वो आप गूगल पे सर्च करेंगे टेबल को, ताकि आपको आइडिया लगे कैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। मैनेजमेंट के लिए जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं और इसमें एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डाले जा सकते हैं, जिससे कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी बदलाव इतना आसान ना हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होकर फटाफट से बदलाव हो जाए, वो भी ना हो, उसे भी हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो हम लगा सकते हैं फॉर्मेशन के टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी के केस में सभी मेंबर की रजामंदी चाहिए और पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब मैं आपको जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं एंट्रेंचमेंट का यूज क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, Mr. Tarun promoted an education startup and got it registered as a private limited company. Initially, he and his family are holding all the shares in the company. In the article of association, it is written that Mr. Tarun will remain the director of the company for lifetime. यहां लिखा है लाइफ टाइम के लिए मिस्टर तरुण डायरेक्टर रहेंगे, बट ही हैज अ फियर that tomorrow if 75% or more shares in the company are held by non family members, यानी कि वो अपने शेयर्स को कम करते हैं, नॉन फैमिली मेंबर्स अपने शेयर्स को ज़्यादा लेते हैं, बाहर वाले लोग ज़्यादा आ जाते हैं बिजनेस में, आप उन्हें अपना शेयर्स बेच देते हैं और अब आप माइनॉरिटी में हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि आप ही डायरेक्टर रहें लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप ही डायरेक्टर बने कंपनी के, ऐसा क्लॉज आप डालना चाहते हैं। प्राइवेट कंपनी है, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि नॉन फैमिली मेंबर्स मेजॉरिटी में आ गए, जैसे आपने स्टेक को बेचा, दूसरे लोगों ने खरीदा और 75% उससे ज़्यादा लोग आ गए और वो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हटाना चाहें, तो आप क्या करेंगे? वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको हटा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। इसीलिए आपको जो है एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डालने पड़ेंगे। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्टर को चेंज करना है तो आपको उस केस में, सिर्फ उस वाली चीज के केस में 95% वोट चाहिए होंगे, तब जो है आप कर पाएंगे। यानी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जो नॉर्मल सिनेरियो होता है उसको और रिस्ट्रिक्टिव बना दिया प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। बात समझ में आई है तो एक और एग्जांपल देखेंगे, जिसके बाद और क्लैरिटी आएगी आपके मन में, आपके दिमाग में। इसको भी ध्यान से देखिएगा। इफ PQR कंपनी सब्सक्राइब 20% शेयर्स ऑफ XYZ company which is a private limited company
तो बाकी 80% शेयर जो है वो तो उसके प्रमोटर फैमिली के पास है। पीक्यूआर कंपनी ने 20% शेयर तो ले लिए, पर 80% की होल्डिंग तो उनके प्रमोटर्स के पास है, फैमिली के पास है। कल को अगर XYZ लिमिटेड बैंक के पास जाएगी लोन के लिए, बैंक ऑफिशियल जो है वो रीड करेगा कि आर्टिकल्स में कुछ ऐसा दे रखा है या नहीं दे रखा, सब कुछ बराबर है या नहीं है, एंड वुड आस्क टू गेट द कंसेंट ऑफ पीक्यूआर कंपनी एज वेल, अगर पीक्यूआर कंपनी ने एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन लगाए होंगे। अगर एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन होंगे ही नहीं तो XYZ क्या कर सकती है, वो अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो बोरोइंग की लिमिट पहले तय हो रखी है उस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है, और फिर जो है लोन ले सकती है। अगर ज़्यादा लोन ले लेगी कंपनी और उसको चुका नहीं पाएगी तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर का ही पैसा डूबेगा, क्योंकि जब भी कंपनी डूबती है तो सबसे पहले जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उससे हम बाहर वालों को पेमेंट करते हैं, आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, कुछ बच जाता है तो शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं। यहां पर अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो मेजॉरिटी वाले जो हैं वो बैंक से एक्सेसिव लोन ले लेंगे, जो सब लोगों ने मिलकर तय किया था कि इस लिमिट से ज़्यादा का लोन आपको नहीं लेना है। वो कहेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उस लिमिट को चेंज कर देते हैं, हमारे पास 80% की होल्डिंग है, 75% उससे ज़्यादा की होल्डिंग है, हम उसे चेंज करके बैंक से और बोरो कर लेंगे। तो यहाँ पर पीक्यूआर कंपनी जो है उसकी तो कंसेंट भी नहीं थी, फिर भी मेजॉरिटी वालों ने अपना काम निकलवा लिया। इस चीज़ को रोकने के लिए हम ऐसा एक क्लॉज डाल सकते हैं जिसे बोलते हैं एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस, और वहां पर लगाई जा सकते हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो होंगे उनकी भी रजामंदी ली जाएगी, उसके बाद ही आप बोरोइंग लिमिट को बढ़ा सकते हैं बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन है वो टेबल FGHIJ में गिवन है, जो टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म नंबर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, मतलब सिर्फ नाम याद कर सकते हैं FGHIJ, उससे ज़्यादा कुछ उस फॉर्म में क्या है, कैसा फॉर्म दिखता है, वो सब आपका होमवर्क है, आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा। कंपनी चाहे तो अपना आर्टिकल बनाने की बजाय इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट को भी ऑब्टेन कर सकती है, कॉपी पेस्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कंपनी की चॉइस है कि कंपनी उसमें से कुछ मॉडिफाई करना चाहती है या फिर डायरेक्टली जो आर्टिकल्स बने हुए हैं उसको अडॉप्ट करना चाहती है। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, यहां पर ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल्स, यानी कि जितनी बातें आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है और उसमें जो बातें लिखी है और जो मॉडल आर्टिकल्स में जो बातें लिखी है, अगर मॉडल आर्टिकल्स में बात लिखी हुई है उसको आप मॉडिफाई कर देते हैं अपने आर्टिकल्स में फिर तो ठीक है, पर यदि बहुत सारी बातें यहां पर लिखी हुई है, 100 बातें लिखी हुई है, आपने जो है 20 बातें लिखी है, उसमें से 3 बातें जो है आपने मॉडिफाई कर कर लिखी है, तो जो बाकी 80 आपने लिखी भी नहीं, माना जाएगा वो आप पर अप्लाई कर रही है, माना जाएगा कि आप उसी की फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की ही जो बातें हैं वो आप फॉलो करेंगे, ये चीज मानी जाएगी। मैंने क्या बोला कि आपके अगर मॉडल आर्टिकल जो यहाँ पर बने हुए हैं FGHIJ, जो भी आप पर लगता है क्लॉज, जो भी टेबल आप फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कंपनी, यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग फॉर्मेट गिवन है। जैसे कि ये लिमिटेड बाय शेयर के लिए गिवन है, ये फॉर्मेट लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल के लिए गिवन है, ऐसे ही सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट गिवन है। जो फॉर्मेट आप पे लगता है उसमें जो भी क्लॉजेस गिवन है, मान लेते हैं 100 क्लॉजेस गिवन है, उसमें 100 बातें लिखी हुई है, आपने अपने क्लॉज में वो सारी बातें इंक्लूड नहीं करी, फिर भी यहां पर माना जाएगा कि जो बातें आपने इंक्लूड नहीं करी, मॉडिफाई नहीं करी, वो सभी बातें आप पर अप्लाई करती है। बट अगर आपने स्पेसिफिकली उसको एक्सक्लूड करा है कि भाई ये वाला जो आर्टिकल है हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अलग है, हम इसको अलग करना चाहते हैं, तो वो आप पर जो अलग आपने किया है वही आप पे अप्लाई करेगा। ये वाला जो सेक्शन है पुराने कंपनीज एक्ट में जो कंपनियां बन गई थी उन पर नहीं लगेगा, उन पर नहीं लगेगा ये वाली जो चीजें हमने अभी पढ़ी है, क्योंकि वो बन चुकी है, उन्होंने अपना आर्टिकल रजिस्टर करवा लिया है, अब वो दोबारा से आर्टिकल चेंज नहीं करेंगे, ना ही वो कुछ झमेले में पड़ेंगे कि भैया देखो नए वाला जो इनका जो टेबल आई है उसमें कुछ नई चीज़ें गिवन है, हमें अप्लाई नहीं करनी है, हम अपने आर्टिकल में एक्सक्लूड करते हैं उसे, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी, उन कंपनियों पे नहीं अप्लाई होगा। जैसे हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स किया था, वैसे ही दोस्तों एक डॉक्ट्रिन होती है जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और इसका मतलब होता है कि जितने भी लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उन्हें कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद वो उनसे डील कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस।
हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस गिवन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए बनी है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी एज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर की अप्रूवल लगेगी और भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें मीटिंग होगी, उनकी अप्रूवल लगेगी, तो जो बंदा डील कर रहा है उसके पास इतना थोड़ी ना नॉलेज है कि वो आपकी कंपनी में जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, आपके प्रोसीजर्स को चेक करेगा फॉलो हुए नहीं हुए, उसके बाद आपके साथ डीलिंग करेगा। वो ये मान के चल रहा है कि अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ है तो उसको आपने फॉलो किया होगा। इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर की जो मैनेजमेंट हो रही है उसे कंपनी ने फॉलो किया होगा, ऐसा बाहर वाले एज्यूम करेंगे। बात समझ गए आप? स्टेक होल्डर्स नीड नॉट इंक्वायर वेदर द नेसेसरी मीटिंग वॉज हेल्ड। मीटिंग करनी जरूरी थी, सबकी अप्रूवल लेनी जरूरी थी, कंपनी के इंटरनल जो भी लोग थे उसके लिए कंपनी ने किया या नहीं किया वो हमें देखने के लिए, हमें जानने के लिए जरूरी नहीं है। हम मान सकते हैं कि कंपनी ने वो सब किया होगा जो उसने अपने आर्टिकल्स में लिखा है, वो सारे प्रोसीजर्स उसने फॉलो करे होंगे। इस डॉक्ट्रिन से जो है एक्सटर्नल मेंबर्स को प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि कल को अगर कंपनी आकर बोले कि भाई देखो हमने आपके साथ डीलिंग करी बट इस डीलिंग में हमने प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करे जो हमने लिखे थे आर्टिकल्स में फॉलो होने चाहिए, उस केस में क्या बोलेंगे? बाहर वाले कहेंगे हमें क्या मतलब भाई, आपने प्रोसीजर फॉलो करे नहीं करे, करने चाहिए थे, हम तो मान रहे थे आप करेंगे, अब आपने नहीं करे तो उसमें हमारी क्या गलती है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है कि बाहर वालों को आपके आर्टिकल मेमोरेंडम की नॉलेज है। हालांकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इसका एक्सेप्शन है कि वो आपके प्रोसीजर्स को एज्यूम नहीं कर सकते कि आपने किया हो। इसका सिंपल सा बेसिस ये है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। बाहर वाले सिर्फ देख सकते हैं कंपनी की इंटेंशन क्या है, बट उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह जो उसके पास है या कोई हिडन नॉलेज है, अंदर कुछ हिडन फैक्ट्स हैं छुपे हुए हैं जो उन्हीं को पता है कंपनी वालों को, तो वो बाहर वाले जो है नहीं निकाल सकते ना, उन तक ये बात कैसे पहुंचेगी? और अगर ये डॉक्ट्रिन हम नहीं लेकर आए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो कंपनी कभी भी बोल सकती है कि भाई देखो हमने जो आपके साथ डीलिंग करी है, क्रेडिटर को बोलेगी हमने जो भी डीलिंग करी है इसमें हमने अपनी इंटरनल प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करे, इसके लिए बिल्कुल वॉइड है और हम आपके पैसे नहीं दे सकते। तो फिर तो यार बाहर वालों को बहुत लॉस हो जाएगा। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन का मतलब कि अगर बाहर वाला जो है उसे एक्चुअली में इररेगुलरिटी की नॉलेज थी कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फिर इंडोर मैनेजमेंट की जो डॉक्ट्रिन है वो उसे नहीं बचा पाएगी। अगर सामने वाले के पास रीजनेबल मीन्स थे कि वो डिस्कवर कर सकता है, वो पता लगा सकता है कि कंपनी में जो है थोड़ा सा अपनी रिसर्च करके हल्की फुल्की थोड़ी सी इंक्वायरी कर बहुत ही सिंपल प्रोसीजर ऑब्टेन करके, और वो भी नहीं करता है, तो फिर उसमें जो है कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? उसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। कब कब नहीं होगी? जब आपको एक्चुअली में नॉलेज है, जब आप डिस्कवर कर सकते हैं, आपको गलतियां पता लग सकती है थोड़ी सी इंक्वायरी करके, पर आप वो भी नहीं करते। और तीसरी सिचुएशन है कि कंपनी में किसी ने जालसाजी करी है, फोर्जरी करी है, गड़बड़ करी है, तो उसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है। इन केस फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई मैं मारुति सुजुकी का कोई लेट्स से एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं कंपनी के नाम का और रिप्रेजेंट करता हूं कि मैं कंपनी से हूं, मैं बहुत सारे पैसे लेता हूं मारुति सुजुकी के नाम पे या किसी और कंपनी के नाम पे, एचडीएफसी के नाम पर, और पैसे लेकर गायब हो जाता हूं, तो आप जो है एचडीएफसी पर क्लेम करेंगे। एचडीएफसी बोलेगी भाई हमें क्या पता कौन बंदा हमारा नाम से देकर गलत साइन कर आ गया, हमें तो कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है इसकी। तो अगर कोई फोर्जरी करेगा या उसका कोई ऑफिसर वगैरह फ्रॉड करने की कोशिश करेगा और उस फ्रॉड में पैसे को गवर्न करने की कोशिश करेगा, तो कंपनी डेफिनेटली, उसको नॉलेज ही नहीं है कंपनी को कि इसने जो है झूठे डॉक्यूमेंट के बेस पर जो है काम किया है, वह डॉक्यूमेंट ही झूठे हैं, फोर्जरी है, तो उसमें जो है कंपनी की लायबिलिटी नहीं आएगी। आपकी नेग्लिजेंस है, आपके पास नॉलेज थी, कंपनी की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, वो सारी बातें मैंने आपको करवा दी है, सब चीजें करा दी है। सिर्फ यहां पर ये लिखा हुआ है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। सेव एज अदरवाइज का मतलब कि जहां भी एक्ट में जो चीज लिखी है वो वैसे ही मानी जाएगी, उसके अलावा मैं कुछ बताना चाहता हूं। उसके अलावा अगर एक्ट में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो उसे माना जाएगा। उसके अलावा जो जनरल बात है वो ये कहती है, आपका जो मेमोरेंडम आर्टिकल है
वो आपके एक्ट को, कंपनीज एक्ट को वायलेट नहीं कर सकता। नहीं सर, आप कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, आप अपने आर्टिकल मेमोरेंडम में ऐसा बदलाव करना चाहते हैं जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ है, वो चीज अलाउ नहीं होगी, वो चीज वॉइड मानी जाएगी। अगर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को कन्फ्लिक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल ही वॉइड माने जाएंगे। ये बात यहां लिखी है, इसका एग्जाम्पल नीचे दे रखा है समझने के लिए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या है सेव एज अदरवाइज का, वो यहां लिखा है। सेक्शन 47 में लिखा है कि जो वोटिंग पावर होगी मेंबर्स की, उसके बारे में लिखता है, और उसमें एक नोटिफिकेशन आई है जो कहता है सेक्शन 47 इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि 47 अप्लाई तो होगा, पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रायोरिटी दी जाएगी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कन्फ्लिक्ट में नहीं है तो अप्लाई होगा। ये बात इस सेक्शन में लिखी है। तो उस केस में अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है प्राइवेट कंपनी का कि हमें सेक्शन 47 जो ये वोटिंग पावर का जो है इसे हमें अप्लाई नहीं करना, हम अपने तरीके से करेंगे, तो उस केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही अप्लाई करेगा, सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। ये किसकी बात बोली? ये समझाने के लिए आपको बोला है कि वैसे तो आप आर्टिकल में, मेमोरेंडम में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जो एक्ट को वायलेट करे, कि एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्ट की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। पर अगर किसी सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, जैसा सेक्शन 47 में लिखा है। मेमोरेंडम और आर्टिकल बन गया है, क्या करेंगे आप? जैसे ही आपने मेमोरेंडम आर्टिकल बनाया, उस मेमोरेंडम आर्टिकल से कंपनी और उसके मेंबर्स जो है बाइंड हो गए हैं। यानी कि अगर कंपनी वायलेट करती है तो मेंबर्स के लिए लायबल है, मेंबर्स जो लिखा हुआ है वो वायलेट करते हैं, मेंबर्स फॉलो नहीं करते जो रूल्स रेगुलेशन है, तो कंपनी उन पे केस कर सकती है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड। मेंबर्स आपस में जो है जनरली जो है एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते, या तो मेंबर्स कंपनी पे करेंगे या कंपनी मेंबर्स पर करेगी। और जब मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब है कि कंपनी में आते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर, जाहिर सी बात है जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होंगे उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन्फ्लुएंस होगा और वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो बेचारे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, अगर वो कंपनी फॉलो नहीं कर रही चीज़ें, तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो मेंबर्स होंगे वो केस कर सकते हैं। इसका उल्टा जो है कंपनी भी मेंबर्स पे केस कर सकती है, हालांकि मेंबर्स आपस में एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते। ऑल मनी पेएबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कैन रिकवर कॉल इन अरियर फ्रॉम अ मेंबर as forcefully as it recovers loan due। ये कंपनी है, इसकी बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल है, आप कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी सेपरेट है, वो आपसे पैसा लेगी, और अगर आपने एग्री कर लिया कि मैं पैसा दूंगा तो डेफिनेटली कंपनी आपसे उस पैसे को रिकवर कर सकती है, जैसे वो नॉर्मली बाकी लोगों से करती है। इसे बोलते हैं कि कंपनी ने पैसा मांगा, कंपनी ने जो है कॉल मांगा, कॉल से अरियर हो गया, आपने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उसको रिकवर कर सकती है, क्योंकि कंपनी सेपरेट है, आप सेपरेट है। अच्छा, अगर आप आर्टिकल को अमेंड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वैसे मैं आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन करवा चुका हूं, उसको अल्टर कैसे करते हैं। यदि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे? उस केस में आपको जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जैसे यहां लिखा है, यानी 75% से ज्यादा लोग, 75% या उससे ज्यादा लोग एग्री करेंगे चेंज के लिए, तो आप आर्टिकल को चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन डली हुई है तो उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस है। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आप आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। बहुत सारी आप और कंडीशंस लगाते हैं, मेंबर्स एक लिमिट से ज़्यादा नहीं एक्सीड होंगे, और अगर वो सारी कंडीशंस आप हटा देते हैं जो एक प्राइवेट कंपनी पे लगती है, वो कंडीशंस हटाते ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारी कंडीशन जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में करी थी जो प्राइवेट कंपनी पे लगती है, वो अगर अपने आर्टिकल से हटा दी, अमेंड कर दी, अल्टर कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी डीम टू बी एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, यानी वो पब्लिक कंपनी में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक तरीका होता है, आप अपने मेमोरेंडम को, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप कन्वर्ट कर लें, आप उसमें से कंडीशंस हटा लें जो प्राइवेट कंपनी पे लगी है, आप वो सारी चीज़ें चेंज करते ही अपने आप को एक पब्लिक कंपनी घोषित कर सकते हैं। पर अगर आपको इसका उल्टा करना है कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट बनाना है, बड़ी कंपनी को छोटी बनाना है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आप अप्लाई करेंगे, अप्रूवल मिलेगी, उस फॉर्म में आपको अप्रूवल मिलेगी, तब जाकर जो है डेफिनेटली आप स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेंगे, फिर आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी मैटर जो हमारा ट्राइब्यूनल है
नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT, जैसे कि इनकम टैक्स में होता है वैसे यहाँ पर भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं। इनकम टैक्स में होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ITAT, CA फाइनल में करोगे। यहाँ पर NCLT होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। उसके पास जितने केस आए हुए थे अभी तक, एक्ट आने से पहले ये कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है जो सारे कंपनीज लॉ को जो है कंसोलिडेट कर रहा है, मर्ज कर रहा है। इसको आने से पहले जो केसेस गए थे ट्राइब्यूनल के पास वो पुराने एक्ट के हिसाब से ही सॉल्व होंगे, उन पे नए प्रोविजंस नहीं लगेंगे। और ऑर्डिनेंस आने के बाद जो केसेस आएंगे वो नए एक्ट के हिसाब से, नए कानून के हिसाब से उसको सॉल्व किया जाएगा। जब भी आप अल्टर करेंगे अपने आर्टिकल को तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट भी करेंगे। हाँ, डेफिनेटली अगर आपने प्राइवेट कंपनियां बनाना चाहते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी सबमिट करेंगे साथ में। और जो भी आपने आर्टिकल्स में बदलाव किया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसकी एक प्रिंटेड कॉपी भी सबमिट करेंगे विद इन 15 डेज एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जिसके लिए अलग से रूल्स बने होंगे। जो रजिस्ट्रार होगा वो आपके चेंजेस को अपने रिकॉर्ड्स में लिखेगा, अपने रिकॉर्ड्स में जो है अमेंड करेगा, रजिस्टर करेगा। इस तरीके से आप अल्टरेशन कर सकते हैं। आपका जो अल्टरेशन है रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे, वो चेंजेस करेगा और आपका अल्टरेशन हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा जैसे ओरिजिनली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वैसे ही था जैसे बदलने के बाद है। ये चीज़ जो है मान ली जाएगी। तो क्या कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई क्या? द आंसर इज नो। अब जितनी भी कॉपी आप इशू करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, वो आपको जो है अल्टरेशन के साथ इशू करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते तो पेनल्टी लगेगी। जो भी ऑफिसर, कंपनी और जितने भी ऑफिसर हैं उसके जो डिफॉल्ट में होंगे, पेनल्टी लगेगी 1000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स विच इज इशूड विदाउट सच अल्टरेशन। ये सेक्शन 15 में लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 15, जो मेंबर्स हैं डेफिनेटली मेंबर्स चाहे तो एक फीस देकर उन्हें जो है 7 दिन में जो है मेमोरेंडम की कॉपी, आर्टिकल की कॉपी, कोई रेजोल्यूशन की कॉपी चाहिए वो भेज दी जाएगी। अगर मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे तो फ्री में नहीं, डेफिनेटली खर्चा लगता है। प्रिंट आउट आप निकालेंगे, भेजेंगे कॉपी, तो खर्चा लगता है। इसलिए थोड़ी सी फीस देकर 250-500 रुपये देकर मेंबर्स को जो है मेमोरेंडम की कॉपी, आर्टिकल की कॉपी, और अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह ऐसा हुआ है, कोई रेजोल्यूशन पास करा है जिससे कि आर्टिकल या मेमोरेंडम में बदलाव हो सकता है और आर्टिकल मेमोरेंडम में उसको इनकॉर्पोरेट अभी नहीं किया है, तो उन एग्रीमेंट की कॉपी, उन रेजोल्यूशन की कॉपी। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, कंपनी डिफॉल्ट करती है, तो कंपनी और उसके ऑफिसर लाइबल होंगे। उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी 1000 रुपीज फॉर ईच डे। यहां पर ईच डे लिखा हुआ है, ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और 1 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। मतलब एक लिमिट लगा दी 1 लाख से ज्यादा की कभी भी आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। और जितने दिन तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा उतने दिन तक, कौन से डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं? ये डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं कि मेंबर ने आपसे कॉपी मांगी, 7 दिन में आपको भेजनी है, नहीं भेजते तो जितने दिन तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा 1000 रुपये हर दिन के लगते रहेंगे। 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगा दी है। अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखें, रिलायंस कंपनी के आप शेयर बाय करिए, उसके मेंबर बनिए, एक शेयर बाय करिए। अब आप मेंबर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप चिट्ठी डाल सकते हैं कि भाई मुझे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी चाहिए, और जो भी 250-500 चार्जेस हैं वो देकर अप्लाई कर सकते हैं। 7 दिन में आपको डिस्पैच हो जाएगी या फिर ऑनलाइन आएगी। चाहो तो चेक करके देख लो, क्योंकि आपके एक्ट में ऐसा लिखा है, उसे आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। यहां तक की बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, 2 क्लासेस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होएगा, जिसके बाद में आपको चैप्टर नंबर 10 कराने वाला हूं, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, जो ऑलरेडी बना हुआ है। मतलब सिर्फ वीडियो अपलोड करने हैं, तो इसके बाद अपलोड कर दूंगा। तो आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे आउट ऑफ 10। 7 चैप्टर्स बाकी रहेंगे, पर कई सारे चैप्टर आपके ऐसे हैं जो सिर्फ 10-15 पेजेस के हैं। हालांकि मैं उससे पहले मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कराऊंगा आपको, मतलब ऑडिट एंड ऑडिटर, उसके बाद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर छोटे छोटे चैप्टर हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, वो करा दूंगा। तो 3 चैप्टर और हो जाएंगे, तो 3 और 3 6 चैप्टर आपके हो जाएंगे ऐसे। उसके बाद भी आपके जो है 4 चैप्टर बचेंगे, और जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है, वो छोटा सा चैप्टर है एक, वो आपको करवा दिया जाएगा। डिपॉजिट के बारे में कुछ चीज़ें हैं, वो एक छोटा सा चैप्टर है, वो आपको करवा दिया जाएगा। और फिर एक जो है आपका शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर बचेगा, जो अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो भी आपको करवाएंगे। और जो है लगभग सारा ही आपको कराएंगे। प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, वो भी कराएंगे।
तो ऐसे हम चलेंगे, मूव करेंगे। ऑलमोस्ट जो है आपका 70-80% सिलेबस तो जनवरी एंड तक हो जाएगा, जो मैं 6 चैप्टर आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर कुछ रहेगा तो फेब में वो कंप्लीट होएगा, फेब के स्टार्टिंग में हो जाएगा। और फरवरी में आपका पूरा जो है कंपनी लॉ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कंपनी लॉ कह रहा हूँ, अदर लॉ भी स्टार्ट करेंगे ना इसके बाद, उसका एक अलग बैच आएगा, तो वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फरवरी के मंथ में। तो उसके बाद आपके पास मार्च अप्रैल का महीना रहेगा रिवीजन के लिए, वो आप कर सकते हैं और डेली बेसिस पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, सभी चीज़ें रिवाइज कर आइएगा। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।